नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2025 जिसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर्स है। वैज्ञानिक परिदृश्य में आज हम अध्ययन करेंगे अद्यतन खगोलीय गतिविधियों का। चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक परिदृश्य रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी अद्यतन घटनाक्रम की प्रस्तुति। पहला टॉपिक है अद्यतन खगोलीय गतिविधियां। एक्सियोम मिशन 4 25 जून 2025 को एक्सियोम मिशन 4 के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भेजा गया है। एक्सियोम मिशन 4 में स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ प्रक्षेपित किया गया। यह प्रक्षेपण फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कैप कैनावेरल में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के प्रक्षेपण कॉम्प्लेक्स 39A से किया गया है। इस मिशन के चालक दल में शामिल अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन, मिशन कमांडर, संयुक्त राज्य अमेरिका, टिबोर कैफू, हंगरी एवं स्लावोज उजनास्की विस्नीवस्की, पोलैंड है। 26 जून 2025 को एक्सियोम मिशन 4 के चालक दल में शामिल सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक पदार्पण किया है। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। ध्यातव्य है कि शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा वर्ष 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोयूज T-11 अभियान के तहत सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास, उसके बाद 41 वर्ष बाद पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले ये दूसरे भारतीय बने हैं। वर्ष 2024 में अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान समझौते यानी स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट SFA पर हस्ताक्षर किए थे। तत्पश्चात एक राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगन यात्रियों की सिफारिश की थी। इनमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइम और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर बैकअप शामिल थे। इस मिशन के दौरान प्राप्त अनुभव भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। गगनयान मिशन 4 नामित अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गगनयान मिशन हेतु नामित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। गगनयान मिशन हेतु नामित 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम मिशन 4 इसरो के अनुसंधान प्रयोग। इसरो ने एक्सियोम 4 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों के भारतीय प्रधान अन्वेषकों द्वारा 7 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान प्रयोगों को लघु सूचीबद्ध किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी विकिरण का खाद्य माइक्रो शैवालों पर प्रभाव, अंतरिक्ष में सलाद के बीजों को अंकुरित करना चालक दल के पोषण के लिए महत्वपूर्ण, अंतरिक्ष में यूटारडिग्रेड पैरामैक्रोबियोड्स प्रजाति BLRS ट्रेन की उत्तरजीविता, पुनरुत्थान, प्रजनन एवं ट्रांसक्रिप्टोम, सूक्ष्म गुरुत्व के तहत मांसपेशियों के पुनरुत्पादन पर चयापचय पूरक यानी कि मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स का प्रभाव, सूक्ष्म गुरुत्व यानी कि माइक्रोग्रेविटी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानवीय संपर्क यानी कि आंखों पर प्रभाव का विश्लेषण, सूक्ष्म गुरुत्व में यूरिया और नाइट्रेट पर साइनोबैक्टीरिया की तुलनात्मक वृद्धि और प्रोटियोमिक्स प्रतिक्रियाएं तथा खाद्य फसलों में बीजों की वृद्धि और उपज मापदंडों पर सूक्ष्म गुरुत्व का प्रभाव। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण 14-15 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती से रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। कुशीनगर में संपन्न यह मॉडल रॉकेट प्रक्षेपण IN स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता 2024-25 के आयोजित किए गए अंतर्गत। इसका उद्देश्य देश भर के विद्यार्थियों को मॉडल रॉकेट व कैनसेट यानी कि छोटे उपग्रह बनाने और प्रक्षेपित करने का अवसर प्रदान करना है। कुशीनगर में सफल परीक्षण इस विस्तृत प्रतियोगिता का प्रारंभिक चरण था जो आगामी अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करता है।
आगामी कार्यक्रम अक्टूबर-नवंबर 2025 में जो होगा उसमें देश भर के विद्यालयों व महाविद्यालयों द्वारा बनाए गए लगभग 900 लघु उपग्रहों का परीक्षण करने की योजना है। इस रॉकेट का प्रक्षेपण परीक्षण में लगभग 15 किलोग्राम वजन वाले एक मॉडर्न रॉकेट का उपयोग किया गया। निर्धारित ऊंचाई लगभग 1.1 किलोमीटर पर पहुंचने के बाद रॉकेट से एक छोटा उपग्रह पेलोड सफलतापूर्वक निक्षेपित यानी कि डिप्लॉय हुआ। पेलोड के धरती की ओर गिरते समय लगभग 5 मीटर की ऊंचाई पर उसमें लगे पैराशूट ने स्वतः खुलकर काम किया, जिससे वह धीरे से जमीन पर उतरा और प्रक्षेपण स्थल से 400 मीटर के दायरे में सुरक्षित लैंडिंग हुई। तकनीकी रूप से यह पैराशूट रिकवरी प्रणाली बिल्कुल सहज और त्रुटि रहित रही, जिसके फलस्वरूप न केवल उपग्रह पेलोड बल्कि 15 किलो का रॉकेट भी सकुशल जमीन पर उतर सका। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र आईएन स्पेस तथा इसरो के सहयोग से इस प्रतियोगिता के तहत इस परीक्षण का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग DOS के तहत स्थापित वह स्वायत्त निकाय है जिसका दायित्व गैर सरकारी संस्थाओं जैसे निजी कंपनियां, शिक्षण संस्थान को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना और आवश्यक अनुमति प्रदान करना है। परीक्षण में इसरो के साथ एक निजी उद्योग साझेदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह प्रक्षेपण थ्रस्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के सहयोग से किया गया, जिसने रॉकेट के विकास एवं प्रणोदन प्रणाली में तकनीकी सहयोग दिया। थ्रस्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लघु और उच्च शक्ति रॉकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत एक नवोदित भारतीय स्टार्टअप कंपनी है। यह कंपनी नवीन डिजाइन और सूक्ष्म इंजीनियरिंग कौशल के साथ उन्नत रॉकेट, क्यूबसैट यानी कि छोटे उपग्रह, मानव रहित विमानों, UAVs आदि के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। तो कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा, थ्रस्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। K2-18B जीवन की कितनी संभाव्यता। 17 अप्रैल 2025 को एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें सुझाव दिया गया कि पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुदूर वायग्रह K2-18B संभावित रूप से जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। K2-18B सिंह यानी कि लियो तारामंडल में स्थित एक उप नेपच्यून सब नेपच्यून ग्रह है जो लाल बौने तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। इसका आकार पृथ्वी से लगभग 2.6 गुना और द्रव्यमान 8 गुना अधिक है। यह अपने तारे से उतनी ही सौर ऊर्जा प्राप्त करता है जितनी पृथ्वी को सूर्य से मिलती है। इस ग्रह की खोज वर्ष 2015 में नासा के केपलर मिशन द्वारा की गई थी। वर्ष 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा इस ग्रह के वायुमंडल में जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर की उपस्थिति के संकेत मिले थे। इसके बाद वर्ष 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के माध्यम से इस ग्रह में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जीवन संकेतक गैसों की प्रचुरता का अनुमान व्यक्त किया गया। JWST के माध्यम से सबसे अधिक चौंकाने वाली खोज डाइमिथाइल सल्फाइड यानी कि DMS अणु की संभावित उपस्थिति रही। विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। यह पूर्णतः स्वदेशी मेक इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों हेतु डिजाइन किए गए हैं, जिनका पहला उत्पादन बैच 5 मार्च 2025 को इसरो अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन को सौंपा गया। विक्रम 3201 भारत में निर्मित फैब्रिकेटेड पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसका निर्माण SCL की 180 nm CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फैब में किया गया। यह इसरो के 16 बिट प्रोसेसर विक्रम 1601 का उन्नत संस्करण है जो वर्ष 2009 से ही प्रमोचन प्रणाली में प्रयुक्त हो रहा है। विक्रम 3201 में विशेष अनुदेश सेट आर्किटेक्चर है जो फ्लोटिंग पॉइंट गणना के साथ साथ उच्च स्तरीय भाषा ADA को सपोर्ट करता है। कल्पना 3201 एक 32 बिट RISC यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है। यह IEEE 1754 अनुदेश सेट आर्किटेक्चर पर आधारित एक 32 बिट SPARC V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। चंद्रयान 5 लूपैक्स मिशन को मंजूरी। चंद्रयान 3 द्वारा वर्ष 2023 में
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद अब इसरो 2 महत्वाकांक्षी चंद्र मिशनों पर काम कर रहा है, चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 या लूपैक्स। चंद्रयान 5 जिसे ल्यूपैक्स यानी कि ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, भारत, इसरो और जापान JAXA का साझा चंद्र मिशन है। इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के स्थायी अंधकार वाले PSR क्षेत्रों के आसपास रोवर उतारकर जल बर्फ की खोज एवं इन सीटू विश्लेषण करना है। 10 मार्च 2025 को मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 5 लूपैक्स मिशन को वित्तीय मंजूरी प्रदान की। इसकी घोषणा 16 मार्च 2025 को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष श्री V नारायणन द्वारा अपना पदभार ग्रहण करने के लिए आयोजित एक सम्मान समारोह में की गई। इस मिशन को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, अच्छा एक्सप्लोरेशन देखिए EX से शुरू होगा लेकिन यहाँ पर लिया इन्होंने X है, एक्सप्लोरेशन द्वारा अपने H324L प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, जो MHI मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जापान द्वारा निर्मित चंद्र रोवर को ले जाएगा, जबकि इसके लैंडर का निर्माण इसरो के द्वारा किया जाएगा। इस मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरण इसरो, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA एवं नासा द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जो सभी विषयगत रूप से चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में आरक्षित वाष्पशील पदार्थों के अन्वेषण एवं इन सीटू विश्लेषण से जुड़े होंगे। अच्छा, इन सीटू विश्लेषण क्या होता है? इन सीटू यानी कि यथास्थान विश्लेषण। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का उसके मूल स्थान या प्राकृतिक स्थान में विश्लेषण करना बिना उसे हटाए या बदले, इसे ऑन साइट एनालिसिस भी कहते हैं। यह मिशन भारत के वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चंद्रयान 4 भारत का प्रस्तावित चौथा चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्र सतह से मिट्टी पत्थर के नमूने एकत्रित कर पृथ्वी पर वापस लाना है। यह इसरो का पहला लूनर सैंपल रिटर्न अभियान होगा। इसे वर्ष 2027-28 के दौरान लॉन्च करने की योजना है। GSLV F-15 NVS-02 मिशन। NVS-02 भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन के दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में दूसरा उपग्रह है, जिसका उद्देश्य देश की उपग्रह नेविगेशन क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपने 100वें लॉन्च मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट द्वारा NVS-02 नामक नवीनतम नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया। रॉकेट ने उपग्रह को प्रारंभिक भू समकालिक ट्रांसफर कक्षा GTO में स्थापित किया। NVS-02 को 111.75 डिग्री पूर्व देशांतर के भू स्थिर स्लॉट IRNSS 1E का स्थान पर पहुंचाना था, किंतु ऑर्बिट उन्नयन इंजन में आई तकनीकी खराबी के कारण उपग्रह इच्छित स्थायी कक्षा तक नहीं पहुंच सका। वर्तमान में यह उपग्रह दीर्घवृत्ताकार यानी कि एलिप्टिकल कक्षा में है तथा इसे उपयोग में लाने के लिए वैकल्पिक उपाय खोजे जा रहे हैं। यह GSLV की 17वीं और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन युक्त 11वीं उड़ान थी। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक के साथ GSLV की 8वीं परिचालन उड़ान है। NVS-02 नाविक की दूसरी पीढ़ी की श्रृंखला का यह दूसरा उपग्रह है। दूसरी पीढ़ी के पहले उपग्रह NVS-01 का प्रक्षेपण GSLV F-12 के द्वारा 29 मई 2023 को किया गया था। नाविक का सबसे बड़ा लाभ रणनीतिक आत्मनिर्भरता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि युद्ध या आपदा के समय भारत को बाहरी देशों की नौवहन प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहली पीढ़ी के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2006 में इस क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली को मंजूरी दी। नाविक में प्रारंभिक रूप से 7 उपग्रह शामिल हैं। 3 भू-स्थिर उपग्रह स्थायी तौर पर भारत के ऊपर स्थित हैं और 4 भू समकालिक GSO उपग्रह। पहला उपग्रह IRNSS 1A जुलाई 2013 में PSLV C22 द्वारा प्रक्षेपित हुआ और 7वां उपग्रह IRNSS 1G अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ, जिससे 7 उपग्रहों का मूल तारामंडल पूर्ण हुआ। इनका कवरेज पूरे भारतवर्ष तथा इसके करीब लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र को समाहित करता है। नाविक 2 तरह की सेवाएं प्रदान करता है। पहला है मानक स्थिति सेवा, आम जनता हेतु मुक्त सेवा तथा प्रतिबंधित सेवा यानी कि RS, सैन्य विशिष्ट उपयोगकर्ताओं हेतु संवेदनशील सेवा। विश्व के देशों में संचालित नौवहन प्रणाली। यहाँ हो गए देश और ये हो गई प्रणालियाँ।
संयुक्त राज्य अमेरिका में है GPS, चीन में है बीडोम, रूस में GLONASS ग्लोनेस, जापान की बात करेंगे तो QZSS मिचिबिकी और भारत में नाविक। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह SCOT स्कॉट भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा द्वारा प्रक्षेपित स्कॉट स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग उपग्रह देश की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस क्षमताओं में एक नई छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। यह उपग्रह 14 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया के वॉन्डेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। स्कॉट को विशेष रूप से पृथ्वी की कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे उपग्रहों एवं मलबों की निगरानी, स्पेस सर्वेलेंस के साथ अंतरिक्ष दशाओं के आकलन के लिए डिजाइन किया गया है। स्कॉट भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। इस उपग्रह को सूर्य समकालिक निम्न पृथ्वी कक्षा सन सिंक्रोनस LEO यानी कि लियो में स्थापित किया गया है। इस ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह प्रत्येक स्थान को एक ही स्थानीय समय पर देख सकता है। स्कॉट अपने ऑनबोर्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप के जरिए 5 सेंटीमीटर जितने छोटे आकार के अंतरिक्ष मलबे को भी पहचानकर ट्रैक कर सकता है। यह क्षमता पारंपरिक ग्राउंड रडार दूरबीन प्रणालियों से कहीं बेहतर है, जो सामान्यतः लगभग 10 सेंटीमीटर से बड़े ऑब्जेक्ट ही पकड़ पाते हैं। विश्व में कई अन्य खिलाड़ी अंतरिक्ष निगरानी में सक्रिय हैं। अमेरिका की लियो लैब्स कंपनी ने ग्राउंड रडार के जरिए 2 सेंटीमीटर तक के मलबे को ट्रैक करने वाली व्यावसायिक सेवा शुरू की है। बड़ी एरोस्पेस कंपनियां जैसे नॉर्थरॉप ग्रुमैन अमेरिकी सेना के लिए SBSS GSSAP जैसे उन्नत स्पेस ट्रैकिंग उपग्रह बना चुकी है। पिक्सेल का अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह फायरफ्लाई भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सेल के फायरफ्लाई समूह के 3 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह 14 जनवरी 2025 को SpaceX के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए। पिक्सेल के फायरफ्लाई कॉन्स्टेलेशन में कुल 6 सूक्ष्म लगभग 60 किलोग्राम उपग्रह होंगे। प्रथम 3 उपग्रह जनवरी 2025 में लॉन्च हुए, शेष 3 मध्य 2025 तक प्रक्षेपित होने की योजना है। सभी 6 उपग्रह चालू होने पर यह उपग्रह मंडल प्रति 24 घंटे में विश्व भर का आवर्तन कर सकेगा। अभी लॉन्च हुए 3 उपग्रह लगभग 550 किलोमीटर की सूर्य समकालिक कक्षा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किए गए हैं। इस उपग्रह कॉन्स्टेलेशन का उद्देश्य धरती का स्वास्थ्य मॉनिटर तैयार करना है। उन्नत हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजरी के जरिए पर्यावरण तथा जलवायु संबंधी बदलावों पर करीबी नजर रखना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन सुधारना और विभिन्न उद्योगों को रियल टाइम डाटा से सशक्त बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। पिक्सेल के फायरफ्लाई मिशन ने भारत में निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया है। PSLV C60 या स्पेडएक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा PSLV C60 स्पेडएक्स मिशन का प्रक्षेपण किया गया। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार से संपन्न हुआ। यह वर्ष 2024 में प्रक्षेपित भारत का अंतिम अंतरिक्ष मिशन था। स्पेडएक्स का पूर्ण रूप है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इस मिशन हेतु प्रयुक्त स्वदेशी प्रौद्योगिकी को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इस जटिल कार्य को प्रदर्शित करने के लिए सद्य मिशन के तहत PSLV द्वारा भारतीय डॉकिंग प्रणाली से सुसज्जित 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। इनमें से एक उपग्रह को SDX-01 और दूसरे को SDX-02 नाम दिया गया है। SDX-01 को चेजर और SDX-02 को टारगेट के रूप में निर्दिष्ट यानी कि डेजिग्नेटेड किया गया है। स्पेडएक्स अंतरिक्ष यानों को UR राव उपग्रह केंद्र URSC बंगलुरु द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। जब समान मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेटों के प्रक्षेपण की आवश्यकता होती है, उस स्थिति में अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक उपयोगी साबित होती है। यह प्रौद्योगिकी मानवयुक्त गगनयान मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही स्पेस डॉकिंग प्रौद्योगिकी में महारत प्राप्त करने में सफल हुए थे। 16 जनवरी 2025 को इसरो ने 2 स्पेडएक्स उपग्रहों SDX-01 एवं SDX-02 की डॉकिंग को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस उपलब्धि के साथ स्पेडएक्स मिशन के माध्यम से भारत स्पेस डॉकिंग प्रौद्योगिकी से लैस विश्व का चौथा देश बन गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
रॉकेट के चौथे चरण का पुनर्प्रयोग। सत्य मिशन में PSLV के चौथे चरण PS4 स्टेज का उपयोग कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल के रूप में किया गया। इसे PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल यानी कि POEM PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल नाम दिया गया। POEM-4 के माध्यम से कुल 24 पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा गया। इनमें से 14 पेलोड इसरो और अंतरिक्ष विभाग के केंद्रों के हैं, जबकि शेष 10 पेलोड विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं NGOs के हैं, जिनमें अकादमिक संस्थान और स्टार्टअप्स शामिल हैं। POEM-4 के माध्यम से प्रक्षेपित पेलोड मॉड्यूल क्रॉप्स यानी कि कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज की सहायता से सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिस्थिति में लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने में सफलता प्राप्त हुई है। तो ये ध्यान रखना, किसके बीजों को? लोबिया के बीजों को। POEM-4 के माध्यम से प्रक्षेपित RRM-TD को वॉकिंग रोबोटिक आर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का पहला अंतरिक्ष रोबोटिक मैनिपुलेटर स्पेस रोबोटिक मैनिपुलेटर है जो चलने की क्षमता से लैस है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे IISU इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट द्वारा विकसित किया गया है। ज्ञातव्य है कि टेक मी टू स्पेस द्वारा लॉन्च MOI-TD यानी कि माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को अंतरिक्ष में भारत की प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला इंडिया फर्स्ट AI लैब इन स्पेस की संज्ञा दी गई है। सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड। चीन के समयानुसार 17 दिसंबर 2024 को चीन के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबी स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। चीन के शेनझाओ 19 मिशन में शामिल केई जुझे और सोंग लिंगडोंग ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करते हुए 9 घंटे से भी अधिक, कुल 9 घंटे 6 मिनट का समय व्यतीत किया। इससे पूर्व सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों सूसन हिम्स एवं जिम वॉस के नाम था। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने मार्च 2001 में स्पेस वॉक करते हुए 8 घंटे 56 मिनट का समय व्यतीत किया था। PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 4 के प्रथम लॉन्च पैड से संपन्न हुआ। इस मिशन के तहत PSLV C-59 रॉकेट ने प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को एक अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। मिशन की खास बात है, यह PSLV की 61वीं उड़ान थी। साथ ही यह PSLV XL की 26वीं उड़ान थी। प्रोबा श्रृंखला के मिशन। प्रोबा एक संक्षेपाकार है जिसका पूर्ण रूप है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी यानी कि प्रोबा। प्रोबा मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के IOD इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन यानी कक्षा में प्रदर्शन मिशनों की एक श्रृंखला है। वर्ष 2001 में प्रक्षेपित प्रोबा एक भू अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जबकि वर्ष 2009 में प्रक्षेपित प्रोबा 2 जो है उसका उद्देश्य सूर्य का अवलोकन करना है। यह आपको ध्यान रखना है। 2013 में प्रक्षेपित प्रोबा 5 जो है फिफ्थ, इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक 2 दिनों में पूरे ग्रह पर भूमि आवरण और वनस्पति वृद्धि का मानचित्रण करना है। प्रोबा 3 विश्व का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। प्रोबा 3 मिशन के अंतर्गत निम्न 2 अंतरिक्ष यान शामिल हैं: कोरोनाग्राफ अंतरिक्ष यान, ऑकल्टर अंतरिक्ष यान। कोरोनाग्राफ अंतरिक्ष यान एक वैज्ञानिक दूरबीन से लैस है। ऑकल्टर अंतरिक्ष यान में 1.4 मीटर व्यास वाला एक ऑकल्टिंग डिस्क लगा हुआ है। ये दोनों उपग्रह एक साथ मिलकर सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए लगभग 150 मीटर लंबे सौर कोरोनाग्राफ का निर्माण करेंगे। प्रोबा 3 मिशन के इस कोरोनाग्राफ को ASPIICS यानी एसोसिएशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट फॉर पोलरीमेट्रिक एंड इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कोरोना ऑफ द सन नाम दिया गया है। NSIL GSAT-N2 मिशन 19 नवंबर 2024 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा GSAT-N2 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। GSAT-N2 एक 4700 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यह एक Ka बैंड उच्च गति उपग्रह STS हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है।
NSIL ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के माध्यम से इस उपग्रह का निर्माण किया है। GSAT-N2 की मिशन अवधि 14 वर्ष है। K-बैंड HT संचार पेलोड लगभग 48 Gbps का थ्रूपुट प्रदान करता है। GSAT-N2 पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं और उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। तो आपको कार्य पता होने चाहिए कि किसका क्या कार्य है। NSIL का दूसरा मांग प्रेरित उपग्रह मिशन GSAT-N2 NSIL का दूसरा मांग प्रेरित उपग्रह मिशन यानी कि डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन है। उल्लेखनीय है कि जून 2022 में एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित GSAT-24 NSIL का प्रथम मांग प्रेरित उपग्रह मिशन था। मांग प्रेरित उपग्रह मॉडल का मूलतः अर्थ यह है कि जब किसी उपग्रह का प्रमोशन होता है तो उसके वास्तविक उपभोक्ता यानी कि एंड कस्टमर्स के बारे में ज्ञात होता है। इसके तहत ये भी ज्ञात होता है कि उस उपग्रह का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा। इससे उपग्रह के कक्षा में स्थापित किए जाने के पश्चात उसकी क्षमता का प्रभावी उपयोग संभव हो पाता है। ज्ञातव्य है कि NSIL इसरो की व्यावसायिक शाखा यानी कि कमर्शियल आर्म है। लिग्नोसैट विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह 4 नवंबर 2024 को स्पेसएक्स के CRS-31 मिशन के माध्यम से लिग्नोसैट नामक उपग्रह को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया गया। यह अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह यानी वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है। यह उपग्रह अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपण के उपरांत एक मानव रहित कार्गो ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर ISS पर पहुंचा। लिग्नोसैट का निर्माण हिनोकी नामक जापान में पाई जाने वाली एक मैग्नोलिया लकड़ी यानी मैग्नोलिया वुड द्वारा किया गया है। इस उपग्रह का उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे यानी स्पेस जंक को कम करने के लिए अंतरिक्ष में लकड़ी के प्रयोग पर शोध करना है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की घोषणा के अनुसार भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ लेह लद्दाख में किया गया है। इस मिशन के तहत वैज्ञानिकों एवं अंतरिक्ष यात्रियों को एक विशेष नियंत्रित वातावरण में रखकर पृथ्वी से बाहर के किसी अंतर्ग्रहीय स्थान जैसे मंगल या चंद्रमा के समान परिस्थितियों का अनुभव कराया जाएगा। इस मिशन का योजना स्थल लद्दाख में स्थित है और इसका अद्वितीय पर्यावरण मंगल और चंद्रमा की सतहों से काफी मिलता जुलता है। उल्लेखनीय है कि समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख में ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल की तुलना में मात्र 40% है, जो शोधकर्ताओं को मंगल ग्रह जैसी निम्न दाब वाली परिस्थितियों में जीवन समर्थन प्रणालियों का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही इस क्षेत्र की रेतीली और पथरीली मिट्टी मंगल ग्रह और चंद्रमा की चट्टानी मिट्टी रेगोलिथ से मिलती जुलती है और रोवर की गतिशीलता यानी कि रोवर मोबिलिटी पर शोध के लिए उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि यह मिशन इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र गुजरात स्थित आका स्पेस स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे का एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन को लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है। नासा द्वारा प्रदत्त एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का नाम नासा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस यानी कि NEEMO है। मिशन शक्ति सेट चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई एक वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस मिशन के तहत 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की हाई स्कूल की छात्राओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पेलोड विकास और अंतरिक्षयान प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो आपका सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि मिशन शक्ति सेट इनमें से किससे संबंधित है। तो बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित। ऑनलाइन प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर प्रत्येक देश से एक छात्रा अर्थात कुल 108 छात्राओं का चयन किया जाएगा। चयनित 108 छात्राएं भारत आकर पेलोड और अंतरिक्षयान प्रोटोटाइप के निर्माण का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगी। इस मिशन के तहत वर्ष 2026 में इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के अंग के रूप में एक उपग्रह को लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्पेस किड्स इंडिया अन्य प्रमुख मिशन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मिशन का नाम, मिशन का विवरण और वर्ष। कलामसैट विश्व का सबसे हल्का उपग्रह 2017। स्काईसैट एक पुनर्प्रयोज्य रॉकेट के माध्यम से सर्वाधिक सेंसर प्रक्षेपित 2018।
कलाम सेट V2 स्पेस किड्स इंडिया का प्रथम कक्षीय यानी कि ऑर्बिटल मिशन 2019, आज़ादी सेट 750 छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह 2023, SD सेट PSLV C51 द्वारा प्रक्षेपित 3U क्यूब सेट 2021, जटायु 14 एवं 15 वायु गुणवत्ता पर शोध हेतु उच्च ऊंचाई पर स्थापित गुब्बारे 2021। यूरोपा क्लिपर मिशन 14 अक्टूबर 2024 को नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन का प्रक्षेपण किया गया। इस अंतरिक्ष यान को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX के फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। अभी तक हम देख रहे थे फॉल्कन 9। यूरोपा क्लिपर बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर का उपग्रह यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया पहला मिशन है। साथ ही यह नासा का पहला ऐसा मिशन भी है जो पृथ्वी के बाहर किसी महासागरीय दुनिया यानी ओशियन वर्ल्ड का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। यूरोपा क्लिपर नासा द्वारा अब तक किसी ग्रहीय मिशन प्लैनेटरी मिशन के लिए विकसित किया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यानी कि लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है। यह अंतरिक्ष यान लगभग 1.8 बिलियन मील 2.9 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अप्रैल 2030 में बृहस्पति ग्रह तक पहुंचेगा। यह अंतरिक्ष यान बृहस्पति कक्षा में प्रवेश करने के बाद अपने मुख्य मिशन के दौरान 49 बार यानी 49 टाइम्स यूरोपा के निकट से उड़ान भरकर फ्लाई बाय उसका निरीक्षण करेगा। इसका मुख्य मिशन वर्ष 2034 तक समाप्त होगा। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान यूरोपा का विस्तृत सर्वेक्षण करेगा और उसकी सतह के नीचे जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल स्थानों का पता लगाएगा। उल्लेखनीय है कि इस बात के मजबूत प्रमाण हैं कि यूरोपा की बर्फीली परत यानी कि आइसी क्रस्ट के नीचे तरल जल से युक्त महासागर स्थित है। यूरोपा इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में यूरोपा की खोज की थी। तो अब यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूरोपा की खोज किसने की थी, क्योंकि इसके बारे में बात चल रही है। यूरोपा का आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार का लगभग 90% है। यूरोपा मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टान सिलिकेट रॉक से निर्मित है। इसकी सतह पर जल हिम यानी कि वाटर आइस की एक परत विद्यमान है। इसका वायुमंडल बहुत पतला है जो मुख्यतः ऑक्सीजन से निर्मित है। प्रचुर मात्रा में तरल जल, ऊर्जा और उचित रासायनिक तत्वों की उपस्थिति के कारण यूरोपा सौर मंडल में पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज की दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर एक रोबोटिक सौर ऊर्जा चालित अंतरिक्ष यान है। यह अपने साथ 9 वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर गया है। इस अंतरिक्ष यान का आकार एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार के समान है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई यानी कि फर्स्ट यूनिट के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की थी। गगनयान कार्यक्रम के दायरे में विस्तार के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रदत्त मंजूरी के तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल बेस 1 का विकास किया जाएगा। साथ ही इस स्टेशन का निर्माण और परिचालन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित तथा सत्यापित यानी कि वैलिडेट करने के लिए मिशन संचालित किए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का प्रक्षेपण वर्ष 2028 में प्रस्तावित है। वर्ष 2035 तक एक परिचालित ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित सुविधा यानी स्पेस बेस्ड फैसिलिटी होगी जो सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देगी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2040 तक भारतीय मानवयुक्त चंद्र मिशन इंडियन क्रूड ल्यूनर मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वीनस ऑर्बिटर मिशन 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन वोम को स्वीकृति प्रदान की। यह मिशन पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के निम्न प्रमुख उद्देश्य हैं: शुक्र ग्रह के वायुमंडल और भूविज्ञान जियोलॉजी के संबंध में बेहतर समझ का विकास करना, शुक्र ग्रह के सघन वायुमंडल यानी कि थिक एटमॉस्फेयर की जांच करके बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक डाटा उत्पन्न करना, शुक्र ग्रह के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का पता लगाना। इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के विकास और उसके प्रक्षेपण का उत्तरदायित्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पर होगा। इस मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2028 में प्रस्तावित है। इस मिशन के लिए कुल 1236 करोड़ रुपए के कोष यानी कि फंड को मंजूरी प्रदान की गई है।
इसमें से 834 करोड़ रुपए अंतरिक्ष यान पर खर्च किए जाएंगे। शुक्र ग्रह प्रमुख वैश्विक मिशन मैरिनर 2 यह पृथ्वी से परे किसी अन्य ग्रह के अन्वेषण के लिए पहला सफल मिशन था। यह अमेरिकी मिशन 14 दिसंबर 1962 को शुक्र ग्रह के निकट से होकर गुजरा था। मैगेलन 4 मई 1989 को प्रक्षेपित नासा का मैगेलन शुक्र ग्रह की पूरी सतह की छवियां यानी कि इमेजेस लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। वीनस एक्सप्रेस 9 नवंबर 2005 को प्रक्षेपित यह पहला यूरोपीय अंतरिक्ष यान था जिसने शुक्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। डाविंसी डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग नासा के इस मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2029 से 30 तक प्रस्तावित है। वेरिटास वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इनसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी यह भी नासा का भविष्य में प्रक्षेपित किया जाने वाला मिशन है। अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV यानी कि न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल के विकास को मंजूरी प्रदान की। इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की वर्तमान नीत भार क्षमता पेलोड कैपेबिलिटी की तुलना में NGLV की नीत भार क्षमता 3 गुनी होगी, जबकि इसकी लागत LVM-3 की लागत की तुलना में मात्र 1.5 गुना ही होगी। साथ ही NGLV एक पुनर्प्रयोज्य यानी कि रीयूजेबल प्रक्षेपण यान होगा जो कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा। NGLV पृथ्वी की निम्न कक्षाओं यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में अधिकतम 30 टन तक वजनी नीत भार को स्थापित करने में सक्षम होगा। साथ ही इस रॉकेट के प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट स्टेज का पुनर्प्रयोग किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत ने 10 टन तक वजनी उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षाओं में प्रक्षेपित करने में सक्षम प्रक्षेपण यानों के विकास में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। साथ ही भारत 4 टन तक वजनी उपग्रहों को भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम है। उपर्युक्त क्षमताएं वर्तमान में कार्यशील PSLV, GSLV, LVM-3 और SSLV जैसे प्रक्षेपण यानों के माध्यम से भारत को प्राप्त हुई है। NGLV परियोजना को भारतीय उद्योग की अधिकतम भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। NGLV एक उच्च पेलोड लागत प्रभावी पुनर्प्रयोज्य और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य कमर्शियली वायेबल प्रक्षेपण यान होगा। NGLV की 3 विकासात्मक उड़ानें D1, D2 और D3 आयोजित की जाएंगी। NGLV के विकासात्मक चरण को 96 माह यानी कि 8 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पोलारिस डॉन मिशन 10 सितंबर 2024 को नासा के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से पोलारिस डॉन मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस मिशन को SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के तहत एक 4 सदस्यीय नागरिक दल 4 मेंबर्स सिविलियन क्रू को अंतरिक्ष में भेजा गया था जो निम्नवत है: जेरेड इसाकमैन मिशन कमांडर, स्कॉट पोटीट, साराह गिलिस और अन्ना मेनन। ज्ञातव्य है कि जेरेड इसाकमैन शिफ्ट 4 पेमेंट्स इंक नामक अमेरिकी कंपनी के संस्थापक एवं CEO हैं। इन्होंने इस मिशन को वित्त पोषित भी किया था। लगभग 5 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद पोलारिस डॉन मिशन के अंतरिक्ष यात्री 15 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस आ गए। पोलारिस डॉन मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की जो निम्नवत हैं। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक यानी कि फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक को पूरा किया गया। स्पष्ट है कि गैर पेशेवर यानी कि नॉन प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई यह प्रथम स्पेस वॉक थी। यह स्पेस वॉक पृथ्वी से लगभग 190 गुणा 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा के दौरान संपन्न हुई। अंतरिक्ष में निर्वात यानी कि वैक्यूम की स्थिति में स्पेस वॉक को संचालित करने में SpaceX द्वारा निर्मित EVA एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एक्टिविटी स्पेस सूट ने अंतरिक्ष यात्रियों की मदद की। इस मिशन के दौरान उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई यानी कि हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट एवर फ्लोन प्राप्त की। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह से 1408.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सफल रहा। यह दूरी पृथ्वी से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की दूरी के 3 गुना से भी अधिक है। उल्लेखनीय है कि अपोलो कार्यक्रम के बाद यह किसी भी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन द्वारा
प्राप्त उच्चतम ऊंचाई यानी कि हाईएस्ट अल्टीट्यूड थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पोलारिस डॉन मिशन पोलारिस कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले 3 मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में से पहला मिशन था। इस कार्यक्रम का नामकरण पोलारिस नामक एक तारामंडल कॉन्स्टलेशन के नाम पर रखा गया है। यह 3 सितारों का एक तारामंडल है जिसे आमतौर पर नॉर्थ स्टार के नाम से जाना जाता है। इस मिशन के दौरान मिशन विशेषज्ञ साराह गिलिस ने वायलिन पर स्टार वार्स द फोर्स अवेकन्स नामक फिल्म के गीत रेस थीम की धुन भी बजाई। इस गीत को रिकॉर्ड कर स्पेस एक्स के स्टारलिंक उपग्रह समूह द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया। मिशन रूमी 2024 24 अगस्त 2024 को भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन को मिशन रूमी नाम दिया गया। इस मिशन को तमिलनाडु के एक तटीय गांव थिरुविंदथाई से लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत रूमी 1 नामक एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट को एक उपकक्षीय प्रक्षेप पथ सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के तहत रूमी 1 रॉकेट 3 क्यूब उपग्रहों और 50 पीको उपग्रहों के माध्य समुद्र स्तर मीन सी लेवल से अधिकतम ऊंचाई तक लेकर गया। ये उपग्रह वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान संचालित करने के उद्देश्य से डाटा एकत्र करेंगे। उल्लेखनीय है कि रूमी 1 रॉकेट एक जेनरिक ईंधन आधारित हाइब्रिड मोटर, जेनरिक फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर और विद्युत चालित पैराशूट से सुसज्जित है। रूमी 1 एक पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है और यह पूरी तरह आतिशबाजी, पायरोटेक्निक्स और TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन से मुक्त है। उल्लेखनीय है कि रूमी 1 रॉकेट में तरल और ठोस ईंधन प्रणोदक प्रणालियां प्रोपेलेंट सिस्टम्स दोनों का प्रयोग किया गया है, जिससे दक्षता यानी कि एफिशिएंसी में सुधार और परिचालन लागत में कटौती करने में मदद मिलती है। ज्ञातव्य है कि मिशन रूमी को मायल स्वामी अन्नादुरई के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया था। द मून मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से विभूषित श्री अन्नादुरई UR राव उपग्रह केंद्र URSC बेंगलुरु के पूर्व निदेशक हैं। मिशन रूमी के मिशन निदेशक डॉक्टर आनंद मेगालिंगम स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक एवं CEO थे। उल्लेखनीय है कि चेन्नई तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से रूमी 1 रॉकेट का विकास किया है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2023 में स्पेस जोन इंडिया ने निजी क्षेत्र द्वारा विकसित भारत के प्रथम हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की थी। इस रॉकेट को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले स्थित पट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत लॉन्च किया गया था। SSLV D3 EOS 08 मिशन 16 अगस्त 2024 को SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान SSLV D3 सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस सफल उड़ान के साथ SSLV का विकासात्मक चरण पूर्ण हो गया। उल्लेखनीय है कि 7 अगस्त 2022 को SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई थी, जबकि 10 फरवरी 2023 को SSLV की द्वितीय विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई। तो पहली थी EOS 02 मिशन और दूसरी थी EOS 07 मिशन। नवीनतम मिशन के तहत SSLV D3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत मुख्य उपग्रह के रूप में इसरो के नवीनतम भू अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 08 को पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इस मिशन के तहत 200 ग्राम वजनी SR0 डेमोसेट को भी उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया। यह उपग्रह चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस रिक्शा द्वारा विकसित किया गया है। यह उपग्रह अपने साथ 2 पेलोड को लेकर गया है। इनमें से एक पेलोड LORA M2M मैसेजिंग प्रणाली का विकास चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के निर्देशन में SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई के छात्रों द्वारा किया गया है। इस प्रकार SRM पब्लिक स्कूल स्पेस रिक्शा मोड में किसी पेलोड को लॉन्च करने वाला प्रथम भारतीय स्कूल बन गया। EOS 08 का वजन 175.5 किलोग्राम है। यह उपग्रह अपने साथ निम्न 3 पेलोड को लेकर गया है। EOIR इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, GNSSR ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड, SIC UV
डोसीमीटर। EOS 08 मिशन के प्राथमिक उद्देश्य निम्नवत हैं। एक माइक्रो सैटेलाइट की डिज़ाइन एवं विकास करना, माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड उपकरणों का निर्माण करना और भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना। इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।